चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जय माता दी सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। राम राम भैया, राम राम, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। और देख सकते हैं कि आपकी भारत का जो भूगोल है वो आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आपकी है जो कि आपका विश्व की है, अर्थात देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब आपके विश्व भूगोल में आपका फोकस करने लगा है, क्योंकि भारत के भूगोल में जो चीज़ आपकी पूछी जाती है वो आपकी कवर हो गई है। और विश्व को भूगोल में आपका जो ज़्यादा कवर पूछा जाता है, जो एग्जाम में होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। चलिए, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। चलिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करेंगे। आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, है ना, और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए फिर मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो दिया किसने है, तो आपके के जॉर्ज लेमेंते ने दिया है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसका आपका 2 बन जाएगा। जो साम्य अवस्था का सिद्धांत दिया है वो आपके किसने, तो आपके गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया है। यहाँ पर आपका 4 बनेगा। दोलन का सिद्धांत जो दिया है वो आपका संडेज ने दिया है, 10 ने दिया है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका कौन बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। 2 4 3 1 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। चलिए, कौन सा यहाँ पर ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पर देखा जाए 88 दिन का समय लेता है बुध, है ना, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कौन सा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन होता है कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये जो बुध आपका है ना, ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, याद रखिएगा, है ना। और यह सूर्य से 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आपका है। कितना, 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आपका है, जो कि आपके सूर्य से है, याद रखिएगा। बुध जो आपका है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह भी आपका है। देखा जाए तो बुध की जो सतह है तापमान अधिक, है ना, और ठंडा दोनों ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे एक क्वेश्चन होता है कि इसमें कभी सूर्योदय का तारा कभी सूर्यास्त का तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, बाकी और भी बन सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल के पास किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके ना तो आपके शुक्र के पास है, ना ही तो आपके बुध के पास है। मतलब ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है, हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व तो सबसे अधिक है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व है जो सबसे अधिक है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देना है, इसका आंसर है राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा गया है ना, कम नहीं पूछा है। कम पूछता तो हम दूसरा आंसर लगाते, और यहाँ पर जो पूछा है उसका आंसर कुछ अलग है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। अब शनि मत लगा दीजिएगा, आपने रट्टा मार लिया है और रट्टा मार लिया है तो आप शनि लगाने लगे हैं। याद रखिए शनि का घनत्व तो आपका कम है। क्या, शनि का घनत्व तो कम है। इतना घनत्व है कि अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये पानी में तैरने लगेगा, क्योंकि ये सब गैसीय गोले हैं। क्या हैं, वो गैसीय गोले हैं। तो याद रखिए यहाँ पर अधिक पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर आपको देना है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए अगला दिया है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, और 5 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों में से काफ़ी गलत दे रहे हैं, हाँ, मतलब सब भूल गए हो, किसी काम के नहीं बचे हो, ये समझ लो।
जो सिर्फ केवल कहते हो ना कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और वैकेंसी नहीं आती है, कुछ नहीं, किसी काम के नहीं बचे हो, कूड़ा हो गए हो, पढ़ पढ़ के कूड़ा हो गए हो, क्योंकि किताब तो खोलना नहीं है। सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस केवल होता है कि नहीं अरे मुझको तो हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। जब तक किताब नहीं खोलोगे तो ऐसे हवा में उड़ते रहना, ठीक है, यहाँ भी भगना वहाँ भी भगना, कोर्स भी लेना, सब कुछ लेना। जब तक किताब नहीं लोगे, नोट्स से बहुत बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। मार्केट में आजकल नोट्स बिकते हैं, वो नोट्स में अधूरा ज्ञान होता है। अगर आप इतनी दिनों तक पढ़ते रहे हैं तो कम से कम आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बुक से पढ़िए, ऐसे पढ़ोगे तो हवा में भगते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो बताइएगा, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, बताइए जल्दी से। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर, जो आपका अरुण ग्रह है ना, अरुण ग्रह है, जिसे हम लोग यूरेनस भी कहते हैं। अरुण ग्रह को यूरेनस भी कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, है ना। और यह ग्रह सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है ना, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, किस तरफ जुड़ा है तो आपके सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और ये सौर मंडल का 7वां ग्रह है। और याद रखिएगा कि इस ग्रह मतलब ये जो ग्रह है इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इतनी दूर है कि इसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर पूछे कि दूरबीन से देखने पर यह ग्रह तो रोशनी के गोल घेरे में से दिखता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसको एक ग्रह कहते हैं, अप्रत्यक्ष ग्रह भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको अप्रत्यक्ष ग्रह भी कहते हैं, याद रखिए, अप्रत्यक्ष ग्रह भी कहते हैं। और इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है, इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो ग्रह है वो मीथेन से, है ना, क्या वो आपका मीथेन से क्या है, मीथेन के बादलों से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से शनि के चारों ओर वलय है, उसी प्रकार से अरुण के भी वलय हैं, कितने, 5 वलय हैं, याद रखिएगा, कितने वलय हैं, 5 वलय हैं, याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर चलिए, शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये ग्रह ऐसा है जैसे शुक्र जो आपका है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, उसी प्रकार से जो अरुण है वो भी सूरब से मतलब कह सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी किताबों में तो आप लोग अब तक ख़त्म कर दिए होते 50 क्वेश्चन। हम आपको जितना भी कराएंगे उसमें जितना डिटेल हो सकता है वो आपको बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, आपको टाइम पास करना है ना। एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना है कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ाई करेंगे। तो आपको टाइम पास करना है और हमें पढ़ाना है। और जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बाकी किताब में तो आपको फटाफट लगा के भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, कह रहा है सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। बड़ा बुरा लग रहा होगा, है ना, जब डांट रहे हैं तो बड़ा बुरा लग रहा है, जितने होशियार हैं। चलिए बताइएगा, सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका है शुक्र ग्रह है ना, कौन है यहाँ पर, शुक्र ग्रह है। वैसे हमने कहा था कि बुध ग्रह को भी कहते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा और शाम का तारा भी यहाँ पर कहा जाता है। याद रखिए, शुक्र जो शाम के समय आकाश में दिखने वाला पहला तारा है। याद रखिए, जब आकाश में अगर कोई पहला तारा चमकता हुआ अगर आपको दिखाई देता है ना, तो याद रखिए वही आपका शुक्र ग्रह है। और जब सूर्योदय होता है ना, तो सूर्योदय के अवकाश से, है ना, होने से पहले ही क्या हो जाता है, ये आखिरी तारा बचता है। याद रखिए, आकाश से गायब होने वाला आखिरी तारा है, सबसे पहले निकलता भी है और सबसे बाद में ये गायब भी होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो ये सूर्य से दूसरा ग्रह है ना, दूरी के क्रम में पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है ना, जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है ना, और आकृति है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, इस वजह से इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह है, इसे क्या कहते हैं, भारतीय ज्योतिषियों में से सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है, स्त्री ग्रह माना गया है। याद रखिएगा, अगर पूछे स्त्री ग्रह कौन सा है तो ये स्त्री ग्रह होता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो आपका है सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का है, याद रखिएगा।
शुक्र ग्रह रात के आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीली वस्तु है। मतलब देखा जाए जिस प्रकार से चंद्रमा आपका चमकता है, उसके बाद जो भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होगा वो आपका शुक्र ही होगा। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके किससे हुए, आपके शुक्र से हुए। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देना है कि निम्न में से आंतरिक ग्रह में से शामिल कौन से हैं। तो देखिए ग्रह आपके दो प्रकार से, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह हैं वो आपके ठोस ग्रह होते हैं, इसलिए उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। और आधे जो आपके होते हैं वो गैसीय ग्रह होते हैं, है ना, जिनके चारों ओर कहीं ना कहीं वलय होते हैं, क्योंकि वो गैसीय से बने होते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो आपके हैं ये आंतरिक ग्रह हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं उनको गैसीय ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया है, यहाँ पर सी नंबर हो गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो क्षुब्ध ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड हैं, किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो क्षुब्ध ग्रह हैं ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का घनत्व इतना ज़्यादा होता है और इधर मंगल ग्रह जो आपका है इसका देखा जाए तो ये भारीपन में होते हैं, तो इन दोनों के बीच में आपके होते हैं। तो आप कहेंगे मंगल बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, क्षुब्ध ग्रह होते, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है। आकार में घटता हुआ क्रम पूछा गया है, घटता हुआ क्रम। बृहस्पति दिया है, शनि दिया है, अरुण दिया है, वरुण दिया गया है, फिर यहाँ पर देखो मंगल दे दिया है, गलत हो गया है ना। मंगल की जगह शुक्र होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पृथ्वी, यहाँ पर देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये वाला ऑप्शन आपका जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फोबोस और डिबोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं। चलिए बताना है, कह रहा है कि फोबोस और डिबोस, है ना, ये जो आपके उपग्रह हैं ये किसके हैं, आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये मंगल ग्रह के हैं। किसके हैं, ये आपके मंगल ग्रह के हैं। ये दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। क्या, ये दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। सबसे बड़ा नजदीकी उपग्रह, यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपको बन गया है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था। चलिए चंद्रयान का, जो चंद्रयान 3 था ना, उसका प्रक्षेपण यान का नाम बताना है। यहाँ पर बता सकते हैं, तो चलिए फिर बताइए जल्दी से। 11 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है LVM3, है ना। ये जो ऑप्शन दिया गया है LVM3 M4 जो आपका इसका इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा, है ना। और ये जो आपका इसरो है, इसरो ने यहाँ पर याद रखिए लॉन्च किया था। और कब किया था, तो 14 जुलाई को किया था। कब, 14 जुलाई 2023 को 2:30 बजे, है ना, ये जो भारतीय मानक समय है, सतीश अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान 3 है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। और अगर पूछे कि भैया जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर विक्रम था। ये अभी जो आपकी पुलिस एग्जाम हुए थे वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसके बारे में जो आया है पॉइंट तो नोट करिएगा कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम था। और ये विक्रम नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं कौन, विक्रम साराभाई, उनके नाम पर इसका विक्रम रखा गया था। वहीं पर होता है चंद्रयान 3 का जो आपका एक कह सकते हैं रोवर, है ना, रोवर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रज्ञान है। जल्दी से कमेंट करते जाइएगा, क्या नाम है, प्रज्ञान है। और प्रज्ञान का अर्थ होता है संस्कृत में ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। प्रज्ञान जो रोवर है 6 पहियों वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला आपका है। मतलब जो आपका प्रज्ञान था इसमें 6 पहिए थे और इसमें सौर ऊर्जा से चलेगा, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला ये आपका यह रोवर है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ढेर सारे क्वेश्चन, आगे बढ़िएगा। देखो कम पढ़िए लेकिन ज्ञान से पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आयोग थोड़ा सा क्या है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है ना। चलिए क्वेश्चन आपका है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये है कौन सा आपका है, गैनीमेड है ना, गैनीमेड आपका है। अच्छा किसका उपग्रह है बता सकते हैं, चलिए बताइए जल्दी से, ये किस ग्रह का है उपग्रह।
बृहस्पति का है, बिल्कुल सही है कि ये जो आपका गैनीमेड है ये बृहस्पति का है, याद रखिए बृहस्पति का है। अगर हम आपसे बात करें कि भैया ये कितना बड़ा है, तो बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है। ये जो गैनीमेड आपका है ये बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और देखा जाए तो गैलीलियो ने इसकी खोज भी किया था, गैलीलियो ने इसकी खोज भी किया था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर आपसे दिया गया है, तो निक्स ओलंपिया किसमें है, या ओलंपस, तो आप कहेंगे ये ओलंपस नामक आपका है जो कि ये पर्वत है और ये मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है, मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, आपसे बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, याद रखिएगा। और ये जो अभी देखा गया था आखिरी बार वो आपके 1986 के समय, कितने, 1986 को देखा गया था। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कब तक दिखाई देगा, ये 2061 तक दिखाई देगा, है ना। कब दिखाई देगा अगली बार, 2061 में आपको दिखाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह सूरज की परिक्रमा करता है और अपने परिक्रमा पथ पर चलते हुए समय अंतराल पर पृथ्वी के पास से गुजरता है, याद रखिएगा। मानव जीवन में 2 बार दिखाई दे सकता है। भाई कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा धूमकेतु है जो मानव जीवन में 2 बार दिखाई दे सकता है, तो आप कहेंगे एक मनुष्य की जो लाइफ होती है ना, लगभग आपके देखा जाए तो 72-80 लगभग आपका होगा, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यही आपका है जो 2 बार दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यम अर्थात प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई थी। यहाँ पर 15 नंबर दिया है और 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके 2006 में याद रखिए इसे बौनागिरी की श्रेणी में स्थापित कर दिया गया था और ऐलान किया गया था कि भैया ये आपका ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म आयन होता है। यहाँ से देखा जाए तो आपकी गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ग्रीष्मायन कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं कहेंगे भाई, ये नहीं कहेंगे। सबसे लंबा भी दिन इस दिन होता है ना, ग्रीष्म में नहीं बोलेंगे, वो बसंत ऋतु से जब धीरे धीरे कम होती है तब होती है, वो नहीं कहेंगे। देखो किस दिन ग्रीष्म आयन होता है, तो ये होता है 21 जून को, है ना, 21 जून को होता है और इस दिन सबसे लंबा दिन भी होता है, इस दिन सबसे लंबा दिन भी होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे क्या होता है, छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उत्तरी गोलार्ध में जो भी चीज़ें होती हैं उसका उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, है ना, चाहे कोई चीज़ हो। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस वाले एरिए में, है ना, जितने में हम आपको गोला लगा दे रहे हैं, जिस डेट को इस दिन जो भी चीज़ें होंगी, जैसे बड़ा दिन हो गया ये, तो भैया यहाँ पर छोटा दिन हो जाएगा। यहाँ पर अगर गर्मी है तो यहाँ पर सर्दी हो जाएगी, है ना। तो जो चीज़ें यहाँ पर आपकी होती हैं ऋतुओं परिवर्तन से होते हैं वो उसका उल्टा होता है, दक्षिणी में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। अब देखिए आपसे दक्षिणी गोलार्ध दे दिया है, अब हम आपको देखेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या आप अपने दिमाग का यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इसका जवाब दीजिएगा और सबको जवाब देना है। चलिए 17 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर इसका होगा क्या, चलिए बताइएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब दक्षिणी गोलार्ध दिया है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जब जिस दिन छोटा दिन होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर 22 दिसंबर को, याद रखिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो याद रखिएगा उसका उल्टा हो जाएगा कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है ना। समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे कि हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो मनाते हैं, क्या मनाते हैं, क्या बोलते हैं, वो आता है 25 दिसंबर को, है ना। 25 दिसंबर को क्या बनाते भाई, वो टेडी वाला कौन सा बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए।
क्रिसमस डे। हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं दिसंबर में 25 तारीख को, है ना। तो सर्दियां होती हैं, लेकिन हम आपसे बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी होती है। ये क्यों होता है इसको भी समझ लीजिएगा। भाई सूर्य दिन वहाँ का बड़ा होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए सूर्य ये आपका है, और अगर सूर्य की किरणें याद रखिएगा इस साइड में, कौन सी साइड में, यहाँ पर अगर सूर्य की किरणें यहाँ पर इस साइड में पड़ेंगी अर्थात ये कर्क रेखा में पड़ेंगे तो ये दिन बड़े हो जाएंगे और यहाँ पर गर्मी होगी। जिस दिन सूर्य की किरणें इस साइड में ज़्यादा पड़ेंगी मकर रेखा पर, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होंगी तो यहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे। मतलब ये प्रक्रिया होती है सूर्य की, जो आपकी कह सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। सूर्य की किरणें जहाँ पर भी पड़ेंगी वो आपका दिन बड़े होंगे और जहाँ पर नहीं पड़ेंगे वो आपके छोटे होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल कर आता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य ग्रहण होता है। चलिए बताना है कि सूर्य ग्रहण जो होता है ये आपके कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? हमने कहा था सूर्य ग्रहण, ये जो आपका है सूर्य ग्रहण लगभग आपने देखा होगा कि सुबह होता है ना, अमावस्या के दिन होता है। तो आप कहेंगे सर ये आपका जो होता है ना समा, क्या शब्द होता है? समा होता है। शाम का उल्टा हमने समा कर दिया। जैसे कि यहाँ पर शाम कर देते तो शाम मतलब हो गया ये चंद्र ग्रहण। ये जो शाम है ये मतलब चंद्र ग्रहण है, अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब ये चंद्र ग्रहण होता है, और जब यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। शॉर्ट कट में बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, समा मतलब आपका सूर्य ग्रहण, शाम मतलब आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, कौन सा हो गया है 18 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए ए वाला कि चंद्रमा जो आपका है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है, और ज्वार भाटे भी आपके तेज आते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणों किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चलिए अब आपसे पूछा है कि जब दिन और रात की अवधि क्या हो गई? बराबर हो गई, है ना, 12-12 घंटे का हो गया। तो आप कहेंगे जब 12-12 घंटा हो गया इसका मतलब है कि आपकी गोलार्ध में किरणें सीधा पड़ेंगे, और जब सीधा पड़ेंगे तो ये कौन सी रेखा होती है? तो ये रेखा कहलाती है आपकी कौन? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। अब आपको ए नहीं लगाना है ना, दिमाग लगाइए। यहाँ पर देशांतर रेखा दी है जबकि होता है भूमध्य रेखा। क्या होती है? भूमध्य रेखा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा भूमध्य रेखा होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में से काफ़ी लोग गड़बड़ी कर देते हैं जल्दीबाजी में, है ना। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है वो कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है वो कब होता है? तो भैया कब होता है बता सकते हैं? चलिए भारत में सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कब होता है? आपके 22 दिसंबर को होता है ना। सर्दियों में ही तो होता है। चावल पकाओ तो शाम हो जाती है, खाना खाओ तो शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि दिन होता है कि नहीं भी होता है ना। तो आप कहेंगे सर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है ये अपने भारत में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे बढ़िएगा कि पृथ्वी है ना की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? तो एक बात याद रखना कि हम लोग जिंदा हैं तो ये पृथ्वी का उल्टा जो आपकी प्रक्रिया है ना। तो आप कहेंगे सर जब सर्दी आती है तब पृथ्वी क्या है? सूर्य के पास आ जाता है, अर्थात सूर्य पास आ जाता है। इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है, सर्दी कम लगती है ना। और अगर ये प्रक्रिया उल्टा हो जाए तो ये समझिएगा कि गर्मियों में इतनी भयंकर गर्मी होगी जब अभी होता है जब दूर हो जाता है ना, और सर्दियों में इतनी सर्दी होती है जब आपके पास होता है। तो ये बिल्कुल उल्टा है, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर न्यूनतम दूरी कब होगी? न्यूनतम दूरी कब होगी? ये आपके 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। वहीं पर 4 जुलाई को जो होता है ये दूरी क्या होती है? सबसे अधिक दूरी होती है। क्या? सबसे अधिक दूरी होती है। थोड़ा सोच कर देखिए, अगर ये उल्टा हो जाए कि भैया न्यूनतम दूरी आपकी गर्मियों में हो जाए तो समझो अभी टेम्परेचर आपका कितना पहुँच रहा है? 47-48 पहुँच रहा है। और अगर ये उल्टा हो जाए तो आप सर्दियों में बर्फ़ जैसे हो जाएंगे, गर्मियों में तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति जो कहते हैं वो क्या होता है? कहेंगे सर इसका आंसर, है ना। अब ये क्वेश्चन का अगर जवाब देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।
दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया ये क्या है, आपका सूर्य है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, पृथ्वी की हमने कुछ स्थितियाँ आपको दे दी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये पृथ्वी क्या कर रही है, इसमें घूम रही है, और यहाँ पर वही दिया है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों की गति क्या कहलाती है। बी नंबर, तो दोस्तों याद रखिएगा बी नंबर जो आपका दिया गया है वो गलत दिया गया है। क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। अब आपको याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है कि आप लोग मंदिर के चारों ओर क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं या परिक्रमण करते हैं। ये बस सिंपल सी बात है। हम आपकी जीवन से जुड़ी आपको बता रहे हैं कि आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप करते क्या हैं, परिक्रमा करते हैं उसकी या परिभ्रमण करते हैं, क्या करते हैं। कोई वस्तु जब स्थिर हो और उसके चारों ओर घूमा जाए, क्योंकि मंदिर जो होता है स्थिर होता है, और आप लोग मंदिर के चारों परिक्रमा करते हैं, और जब परिक्रमा करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परिक्रमण गति कहेंगे। क्या बोलेंगे, परिक्रमण गति। और यहाँ पर पृथ्वी भी अपने आप में घूम रही है ना, पृथ्वी भी घूम रही है, और जब पृथ्वी घूम रही है उसको बोलते हैं घूर्णन। तो जब खुद अपने आप में घूमा जाए वो घूर्णन गति होती है। जैसे लट्टू होता है, लट्टू घूम रहा होता है, तो ये क्या हो गया, घूर्णन। और अगर हम सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी घूम रही है उसको बोलते हैं परिक्रमण। अब ये बात को हमेशा याद करके, कहाँ से, अपने जीवन से जोड़कर, कि जब मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमण गति हो गई। अगर हम खुद में घूमा करते हैं ना, कभी बोलते घुर्री चढ़ गई है ना, आपको दुनिया चारों तरफ गोल गोल दिखने लगती है, वो जो घूमना होता है उसको घूर्णन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से आसुमेलित कथन का चयन करना है। 23 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर बताना है आसुमेलित आपका है और कौन सा आसुमेलित है यहाँ पर देना है। चलिए पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी की होती है। कहेंगे सही है सर। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी हो तो उसे उपसौर कहते हैं। ये भी सही है भाई, जब 3 जनवरी है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब पास में होगा तो उसी को उपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति आपका 21 जून दिया है, तो हमने कहा था दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को होती है। तो ये तो ऑप्शन यहाँ से हट गया। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या गड़बड़ है, आपका सी नंबर है यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। चलिए बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। कंजूसी मत करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। अब आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि पेड कोर्स वाले होंगे तो आपको यही क्वेश्चन 2-4 दिन लेंगे और फिर आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे भी, है ना। तो कम से कम अब भी तो कंजूसी ना करो। अगर आपको एक भी पॉइंट ना समझ में आए तो आप बताइएगा। अगर आपको सब पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो फिर उसमें भी कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर आपका नेचर ही कंजूसी है तो फिर आप कर सकते हैं, है ना। अगर आपका नेचर ही कंजूसीपन का है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके नेचर को कोई बदल नहीं सकता है। देखो दिया गया पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, तो देखो बराबर कम हो गए। ऐसे समझिएगा कि एक महीना आता है कौन, बसंत का महीना। कब आता है, बसंत का महीना। और ये जो बसंत का महीना आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। ना आपको गर्मी लगेगी ना तो आपको सर्दी लगेगी, ना तो गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। फिर क्या होता है कि जब आप सितंबर के माह में आएंगे तो आपको ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, है ना। मतलब ये 2 आपके महीने ऐसे होते हैं जो आपको इक्वल आपके कराते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको डेट बस याद रखना है, लेकिन महीना तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं। यहाँ पर 24 नंबर में तो कहेंगे सर 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। चलिए यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। कितना, 24 घंटे का समय लगता है। कितने आरपीएम से घूमती है, तो याद रखिए पृथ्वी जो आपकी है वो कितने आरपीएम से, तो आप कहेंगे 0.0007 आरपीएम की गति से घूमते हैं।
और पृथ्वी के घूमने की वजह से क्या होते हैं दिन और रात। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में तो घूम जाती है ना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि दिन रात क्यों होती हैं। तो भैया जो पृथ्वी आपकी 24 घंटा में घूम गई तभी तो आपको दिन और रात हो गए। अगर यही सूर्य की परिक्रमा लगाने लगे तो भैया वो ऋतुएं होती हैं, है ना, वो ऋतुएं होती हैं। लेकिन जब अपनी खुद की धुरी पर घूमती है तब इससे क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। कितने अंश पर झुकी है? तो 23.5 पे आपका झुकाव भी आपका है। इस वजह से झुके होने की वजह से इसमें मौसम परिवर्तन होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कभी कि भैया मौसम परिवर्तन क्यों होते हैं, तो भैया पृथ्वी घूम तो रही है सूर्य की, लेकिन पृथ्वी के झुके होने की वजह से है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? 26 नंबर दिया गया है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण जो बल सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, यहाँ पर देना है 26 नंबर में। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, ये न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन जो आपके हैं इन्होंने दिया था। और इन्होंने एक किताब अपनी 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया में दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, कि ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे को और आकर्षित होता है ना, हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित होता है। वही रूल आपके यहाँ पर जीवन शैली में भी आपका लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे यहाँ पर दिया है युति और वियुति की घटनाएं कब होती हैं। चलिए अभी आपने पढ़ा उपसौर और अपसौर, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, उपसौर और अपसौर को ही बोलते हैं युति और वियुति कहते हैं। और ये घटनाएं कब होती हैं, तो आप कहेंगे सर या तो पूर्णिमा को होगी या तो अमावस्या की, अर्थात आपके अमावस्या और पूर्णिमा को ही होती है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और इसी दिन आपकी ज्वार भाटे भी हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। किस में आता है? ये कनाडा का जो नोवास्का वाला स्थित आपका है, वहाँ पर फंडी की खाड़ी है। कितना मीटर आता है? 16 मीटर, लगभग 16 मीटर ऊंचा आपका आता है। मतलब देखा जाए तो 53 फीट तक इसकी ऊंचाई पहुंच जाती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछे भारत में जो आता है, भारत में आता है तो वो 2 से 3 मीटर आता है। कहाँ पर? गुजरात में आता है, जो आपकी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। ठीक है ना। और अगर ये आते क्यों हैं, तो आपके जो चंद्रमा है और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव होता है, इस वजह से क्या आते हैं, ज्वार आते हैं। हमने कहा कि जब अमावस्या पूर्णिमा होती है तब आपके ज़्यादा ऊंचे आपके ज्वार आते हैं, और जब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते हैं तो आपकी उस दिन कम आते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने समय लगता है। 29 नंबर दिया गया है और 29 की बात करते हैं तो आपके सर 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो हमने कहा पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 60 अंश का चक्कर लगाती है। तो 1 घंटे में कितना अंश घूमेगी? 15 अंश घूमेगी। तो 1 डिग्री कितना हो गया? 4 मिनट के बराबर। तो 15 डिग्री कितना हो गया? 1 घंटे के बराबर। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटा का समय यहाँ पर लग जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भैया एक गोला है और गोले में कितने हैं? 60 हैं। तो आपका 60 ही तो हो जाएगा ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये सब काल्पनिक आपकी होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करती हैं, जोड़ती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपका आया है तो इसको नोट करिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक गोलार्ध, यहाँ पर एक गोलार्ध ये है, यहाँ से हमने एक रेखा खींचा, यहाँ से रेखा खींचा, यहाँ से रेखा खींचा, यहाँ से खींचा। तो इसमें क्वेश्चन क्या हो गया कि ये जो आपकी होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि भैया जो देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर सबसे चौड़ी और ध्रुवों पर आपकी मिल जाती हैं, तो यहाँ पर दूरी क्या है, सबसे ज़्यादा है। इनकी दूरी आपकी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर आपकी सबसे क्या है, कम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो देशांतर के बीच की जो दूरी क्या होती है, दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहा जाता है। याद रखिए, दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। याद रखिएगा। ये देशांतर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग होता है वो किसी भी जगह का समय ज्ञात करने के लिए। तो देशांतर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो समय ज्ञात करने के लिए।
तो आप कहेंगे सर ये जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, ये किस लिए होते हैं? तो अक्षांश रेखाओं से टेम्परेचर वगैरह ये पता चल जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जीरो देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो जीरो देशांतर आपके इंग्लैंड का जो ग्रीनविच नामक स्थान है वहाँ से गुजरती है, जिसको हम लोग जीरो देशांतर या इसको प्रधान देशांतर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच मध्य समय अर्थात जीएमटी तथा भारत का मानक समय के बीच समय का अंतराल कितना है? यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5.5 घंटा, वो भी क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। ये प्लस वाला सिस्टम कहाँ से आता है? ये प्लस वाला सिस्टम ये है कि ये आपका पश्चिम है और ये क्या है? आपका पूरब है। तो जब हम लोग इधर आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है और इधर को जाते हैं तो एक दिन क्या होता है? घट जाता है। मतलब पूरब की ओर आने पे एक दिन क्या होता है? बढ़ता है और इस साइड में जाने में एक दिन घटता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो अगर ग्रीनविच टाइम में अगर 12 बजा हुआ है ना, 12 बजा है, तो आपके भारत में कितना बजा होगा? तो आप कहेंगे शाम को 5:30 बजे होंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना? ये कहाँ से गुजरती है आपकी 82:30? तो 82:30 आपकी गुजरती है मिर्ज़ापुर से गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? तो ये देशांतर रेखा होती है ना? देशांतर रेखा या इसको यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। देशांतर या यामोत्तर रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधान यामोत्तर रेखा या जो जीरो देशांतर है वो किस स्थान से होकर गुजरती है? हमने समझा दिया है, अब आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अभी जितना हमने आपको पढ़ाया वो समझाने वाले चीज़ था, हम आपको समझा रहे थे। और भाई अब बोर्ड में होता तो बिल्कुल आपको दिमाग में छप ही जाता, अभी भी छप रहा होगा अगर आपने थोड़ा पहले से पढ़ा होगा। बाकी बोर्ड में जब आपको होते हैं तो आपको लिखने का मन नहीं करता है, जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखो दिया गया दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपकी कितनी होती है? जब अक्षांश की बात आती है तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ग्लोब में क्या होती हैं? एक दूसरे की क्या होती हैं? समानांतर आपकी जाती हैं। ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और यहाँ पर इनकी जो दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है दो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी अधिकतम कहाँ होती है? तो देखिए यहाँ पर देशांतर की बात कह दिया है, अभी अभी हमने आपको समझाया बड़े अच्छी तरीके से कि यहाँ पर जो आंसर है 35 नंबर। चलो हमने आपको समझाया था, देखें आप लोग समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ कि हवा में ये बातें कर रहे हैं। और अगर हवा में ये बातें कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब हमको समझाना? ठीक है भैया, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करा देंगे, आंसर की में निशान लगा देंगे फिर। ठीक है ना? अगर समझ में आया तो कम से कम हमको भी लगे कि नहीं आपको समझ में आ रहा है। चलिए आ रहा है। चलिए इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है दो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कहाँ होती है? भूमध्य में होती है। आपका आंसर हो गया 80 नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी कौन सी है? तो तिथि रेखा आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे सर ये 180 देशांतर रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी है। आपका आंसर सी वाला देना है। याद रखें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछे तो 180 देशांतर आपको बताना है। ठीक है ना? आपका आंसर हो गया कौन? यहाँ पर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर कर्क रेखा दिया है ना, मतलब आपको मिलान करना है कि कौन सी रेखा कौन सी है, कहाँ पर है, बस ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको एक साइड करते हैं और एक यहाँ पर क्या बना देते हैं? गोला बना देते हैं। अब आप बताइएगा कर्क रेखा जो आपकी होती है वो कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा कौन सी हो जाएगी? ये वाली रेखा हो जाएगी, यहाँ पर 23.5 वाली है ना, 23.5 वाली ये कर्क रेखा हो जाएगा। उत्तर में है कि नहीं है? तो उत्तरी अक्षांश हो गया, तो यहाँ पर आपका 4 हो गया। आर्कटिक रेखा जो आपकी होती है ना, तो आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 66.5 वाली रेखा है, ये 66.5 वाली रेखा कौन सी है? ये वाली है जो कि आपकी 66.5 में हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी बन जाएगी? ये आपका 1 मिनट आर्कटिक महासागर ऊपर है ना, आर्कटिक महासागर ऊपर है तो ऊपर चलना पड़ेगा, या रेखा आपकी यहाँ पर खींचेंगे।
तो आपकी रेखा कहाँ पर जाएगी, ये इसके साथ जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा ये 23.5 वाली है, मकर रेखा ये 23.5 में दक्षिण में आ गए तो आप कहेंगे सर ये वाली रेखा यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आर्कटिक जो आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप वो दक्षिण में पड़ता है, और जब दक्षिण में पड़ता है तो ये वाली जो रेखा आपकी आ गई वो कौन सी हो गई, यहाँ पर आपकी ये वाली आपकी रेखा हो गई है ना, तो ये आपका 2 हो गया। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपका हो गया 4 1 3 2 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटबिंदुओं में बांटा गया है। चलिए बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। तो भैया यहाँ पर बताना है 24 में। क्या बताना है, 24। इसका आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर पूछे पृथ्वी को कितने ताप कटिबंध में, तो ताप कटिबंध आपके 3 है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगर ताप कटिबंध पूछ लेता है तो यहाँ पर आपसे समय पूछा है तो समय आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के आयु निर्धारण करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है 39 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपका है यूरेनियम डेटिंग विधि है। याद रखिए कि यूरेनियम डेटिंग विधि से याद रखिए पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। 40 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर डायनासोर का जो समय है वो आपका 18 करोड़ वर्ष पूर्व है ना। 18 करोड़ वर्ष, कहीं कहीं 16 करोड़ वर्ष आपका दिया गया है, तो इसके हम लोग इसी भाषा में करेंगे। डायनासोर का अर्थ होता है कौन सी भाषा में, यूनानी भाषा में एक बड़ी छिपकली, है ना। डायनासोर को अपनी यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, बड़ी छिपकली कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ये आंसर कौन सा है, तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अरावली पर्वत जो कि प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में आती है, और इनका जो आपका निर्माण हुआ था वो प्री कैम्बियन काल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत कहाँ पर है, तो आपके राजस्थान में है, याद रखिएगा, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 42 नंबर में, और आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों की व पुंछहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी। चलिए बताना है कि निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पुच्छहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर 42 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नवजीवी महाकल्प। क्या बोलेंगे, नवजीवी महाकल्प, या हम लोग इसे कहते हैं आपका सीनोजोइक महाकल्प के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आपका जो आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 43 नंबर में, और आपसे कह रहा है किस युग को कोयला युग भी कहा जाता है। किस युग को कोयला युग भी कहा जाता है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बोनी फेरस युग को कोयला युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोयले के भंडार के निर्माण के लिए सबसे अनुकूल जो आपके परिस्थितियां हैं वो आपके कार्बोनी फेरस काल में ही बनी थी, इसलिए इसे पहला कोयला युग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। इसी समय लगभग देखा जाए इस साल में इस काल में ही ज्यादातर जो आपके एंथ्रेसाइट कोयला है, बिटुमेन्स कोयला है, वो आपके इसी काल के आपके पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, और आपसे कह रहा है नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 44 नंबर में, और 44 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, भारतीय विशाल मैदान। सॉरी। तो देखिए नवजीवी काल में जो आपका प्लायोसीन काल है, इसमें जो भारतीय विशाल मैदान उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन 45 है, और आपसे क्या कह रहा है, देखो दिया है निम्न में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है। मध्यजीवी कल्प का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। तो मध्यजीवी कल्प में आपका ट्रियासिक कल्प आपका है, ठीक है, ट्रियासिक कल्प हो गया, जुरैसिक कल्प हो गया, और आपका क्रिटेशियस कल्प आपका हो गया। लेकिन मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत
आपका ओलिगोसीन कल्प आपका इसमें नहीं आता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि 46 है। पृथ्वी की परतों का धरातल के केंद्र की ओर सही क्रम आपका है क्या? मतलब पृथ्वी में देखा जाए तो आपकी 3 परतें आपकी होती हैं, और याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप इस पृथ्वी के एक काट को अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सियाल, सीमा, नीफे। ऊपर जो आपकी होती है वो आपकी सियाल होती है, बीच में सीमा और नीचे आपका नीफे। सियाल मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम की मात्रा आपके पृथ्वी के ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर दे सकते हैं सीमा मतलब होता है कि सिलिका प्लस जो आपका मैग्नीशियम है या मध्य वाले क्षेत्र में है, और नीफे मतलब हो गया कि निकेल और जो आपका फेरस है अर्थात जो भारी तत्व हैं वो पृथ्वी की केंद्र की ओर पाए जाएंगे। तो आपका जो क्रम बनेगा 46 नंबर में वो कौन सा बन गया है? तो 3 to 1 ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की किस परत में निकल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है? अब हमने आपको समझा दिया है, आप देख सकते हैं आपका तुरंत आंसर आ गया होगा। यहाँ पर नीफे जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक वाला भाग है वो आपकी परत है कौन? निकिल और लोहा से मिलकर बनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारी तत्व जो आपके हैं वो केंद्र की ओर गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र अर्थात भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर कितनी होती है? अगर आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे गहराई आप पहुंचेंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर आप 32 मीटर अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको मिलेगा। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 49 नंबर और आपसे कह रहा है कि मेटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल अर्थात यहाँ पर जो मेटल आपको परत होती है वहां पर आपका सिलिका और मैग्नीशियम की क्या होती है? प्रधानता होती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है इस वाले में देखिए जैसे मेटल आपका है लोहा और मैग्नीशियम। सिलिकेट चट्टानों में मेटल की सिलिकेट चट्टानों में लोहा और मैग्नीशियम आपको होना चाहिए। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। देखिए ऐसा कोई आपका सिलिका एल्युमिनियम है, निकेल लोहा है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम है। मेटल में देखा जाए तो मेटल भूतापीय ढाल होती है ना। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड आप पहुंचेंगे तो वहां पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर पिघली हुई चट्टान के रूप में आपको मिलेंगे, और पिघली हुई चट्टान में अगर हम बात करते हैं तो फिर आपको क्या मिल सकता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इनमें से कौन सा मैग्नीशियम है? हाँ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिलिका और मैग्नीशियम सही है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। यहाँ पर दिया गया है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका 50 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। मेटल और क्रूड के बीच आपका है। देखिए अभी हमने आपको बताया जो आपकी परत थी उसको बताया, परत में से भी कुछ आपकी और परतें होती है जिनको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे ऊपरी वाली परत आपकी थी आपकी कौन? सियाल, फिर सीमा, फिर आपके नीफे। और यहाँ पर देखिए गुटेनबर्ग असंबद्धता है ये मेटल और क्रूड के बीच में, अर्थात ये वाला जो आपका भाग है वो क्रूड है, ये आपका मेटल वाला भाग हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इस मेटल और क्रूड के बीच भाग जो आपका बन रहा है कहीं ना कहीं ये यहाँ पर गुटेन असंबद्धता आपकी होती है, अर्थात इस एरिया को ये अलग करता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। इसलिए मेटल परत में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मेटल वाला भाग है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम आपको मिल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 51 नंबर आपका क्वेश्चन आपसे दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे तभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा और 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर दिया है और 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका कोनराड असंबद्धता। और अगर हम डीपली अध्ययन करते हैं
आपकी पृथ्वी के आंतरिक भाग में से। तो एक परत आपकी और होती है, एक जो आपका कह सकते हैं बांटता है, ये आपका कोनराड असंबद्धता है। और ये वाला जो आपका होता है वो किसके बीच पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट होता है, याद रखिएगा पृथ्वी में जो ऊपरी क्रस्ट आपका दिया गया है और निचले क्रस्ट आपसे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये वाली परत में से आपकी जो डिफाइन होता है अर्थात अलगाव होता है वो कोनराड असंबद्धता होती है। तो यहाँ पर आपको बनेगा 3। रेपिटी असंबद्धता होता है वो किसमें होता है? तो रेपिटी वाला होता है ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा। रोविकिक असंबद्धता किसमें मिलेगा? तो ये निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल में यहाँ कहीं पर आपको मिलेगा जाके। यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपका 4 हो जाएगा। लेहमैन असंबद्धता जो आपको मिलेगा वो कहां पर? तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ये आपका जो चैप्टर है इसको बेसिक से और अच्छे से पढ़ाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, पूरा हर एक चीज आपको बताएंगे। बाकी नॉर्मल में से आप सियाल सीमा नीफे पढ़ लेते हैं, बाकी इसमें डीपली अध्ययन जब आप करेंगे तो और भी बहुत ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं। ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है, यहाँ पर 51 में बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अर्थात क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो यहाँ पर जब आपसे तत्व पूछा जाता है, जब तत्व पूछा जाए तो आपको ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। जब तत्व पूछा जाए तो आपको ऑक्सीजन देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? जब धातु पूछी जाए तब आप बताएंगे एल्युमिनियम। जब धातु पूछी जाए तब आपको बताना है एल्युमिनियम बताना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 53 नंबर में, कह रहा है कि निम्न में से किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? 53 नंबर दिया है और 53 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ऊपरी मेटल जो आपका होता है, ऊपरी जो मेटल होता है उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के मेटल के ऊपरी भाग को, है ना, पृथ्वी के मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी से लगभग 100 से 410 किलोमीटर नीचे आपका स्थित होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये स्थर मंडल के नीचे एक परत आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? किसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा, जो आपके आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो चट्टाने आपकी 3 प्रकार की आग्नेय चट्टान होती है, परतदार होती है और कांतरित चट्टान होती है। जब कोई क्या होता है लावा से, है ना, लावा से मैग्मा निकलता है तो ऊपरी वाली परत में क्या होता है, यहाँ पर आग्नेय चट्टान आपकी बनती है। आग्नेय जो आपका मैग्मा नीचे से निकलकर बाहर आता है। इसके बाद धीरे धीरे क्षरण होता है तो आपकी परतदार आपकी होती है। और जो नीचे वाली आपकी सबसे परत आपकी होती है वो आंतरिक परत होती है, जहाँ पर ताप और दाब खूब होता है। तो आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो सैल होते हैं वो 3 प्रकार के, आग्नेय, है ना, परतदार, है ना, और आपके आंतरिक, ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। रूपांतरित जिसे बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित बोलेंगे, आंतरिक को रूपांतरित कहेंगे। तो ये आपके सैल होंगे। तो देखिए प्राथमिक चट्टान कहते हैं तो आपके आग्नेय, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 नंबर में, और आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को और बड़ा कर दें, है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और आपसे कह रहा है कि सर वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? 55 नंबर देना है। 55 का ऑप्शन क्या बनेगा, जो आपके अवसादी चट्टान होते हैं। अवसाद मतलब ही होते हैं कि जैसे आपके नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद होते हैं, धीरे धीरे परतों के नीचे जमा हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो जीव जंतु होते हैं वो अगर अवशेष में दब जाते हैं कहीं ना कहीं तो वो भी परतदार में या औषधि आपको मिलेंगे। तो अवसादी चट्टान को ही परतदार भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया गया और आपसे कह रहा है कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो भैया देखिए, कोई लकड़ी अगर दब जाती है ना,
या कोई जंतु जब जाता है तो उसका जो कह सकते हैं तेल वगैरह हो गया, है ना, या लकड़ी बहुत दिनों बाद जब दबी रहती है ना, तो यह कोयला बनता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहाँ मिलेगा, जब दबेंगे किसी न किसी परत के नीचे, तो इसका मतलब ये अवसाद होते हैं जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या हो जाएगा। देखिए चूना पत्थर सफेद होता है, इसमें ताप और दाब अगर बढ़ा दिया जाए तो ये आपकी किस में परिवर्तित होगा, तो सफेद पत्थर होता है तो सफेद से ही संगमरमर बन जाएगा। मतलब जो संगमरमर बनता है वो चूना पत्थर के कायांतरित रूप होने के बाद बनता है। तो ऑप्शन सी नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। गर्मी और दबाव की वजह से जो चट्टाने होती हैं वो नई चट्टान में बदलने लगती हैं, है ना, और वो कठोर आपकी हो जाती हैं। जैसे कोयला होता है, कोयला में ताप और दाब अगर बन जाता है तो समझो सबसे बहुमूल्य चीज हीरा बनता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान का निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। सबसे पुरानी चट्टानों में से देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ए, आग्नेय चट्टान जो आपकी है वो सबसे पुरानी आपकी होगी, क्योंकि यही पृथ्वी के नीचे से बाहर निकलकर आपकी आती हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर निर्माण के हिसाब से देखा जाए सबसे प्राचीन आपकी कौन है, आग्नेय है ना। तो यहाँ पर ये सब ऊपर बिल्कुल आ जाते हैं, फिर आपके परतदार बनती हैं और बिल्कुल जो आपकी कह सकते हैं नीचे सबसे नीचे दब जाती हैं वो आपकी कायांतरित तो आपकी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 59 नंबर में, और 59 नंबर की बात करते हैं तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो ग्रेनाइट जो आपकी है, ग्रेनाइट जो चट्टाने होती हैं, है ना, 21 प्रकार की चट्टाने हैं। तो ग्रेनाइट जो आपकी आग्नेय चट्टाने होती है ना, आग्नेय चट्टाने, इन्हें आपको ग्रेनाइट चट्टाने कहेंगे क्योंकि इसी में ग्रेनाइट पाया जाता है। पेट्रोलियम किस में मिलेगा, तो जो आपकी अवसादी चट्टाने होंगी वहां पर पेट्रोलियम मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। फाइलाइट जो आपका है वो कायांतरित चट्टानों से होता है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। बेसाल्ट पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान से, तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपका आग्नेय ये भी है, आग्नेय ये भी है। अब ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका यही होगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना है। चलिए आगरा का जो किला है और दिल्ली का जो लाल किला है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो आगरा का किला पूछा गया है, ना कि आपसे आगरा का ताजमहल पूछा है, ठीक है ना। याद रखिए आगरा का किला पूछा है और दिल्ली का लाल किला पूछा है, तो ये अवसादी चट्टानों से बना है जो कि लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर याद रखिएगा ये बनाया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर आगरा का ताजमहल नहीं दिया है कि आपके संगमरमर के याद करेंगे, है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन आपको भी देना है, अवसादी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 61 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है, अर्थात ऐसी चट्टान जो आपकी ताप और दाब की वजह से परिवर्तन नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए 61 नंबर है और 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका चूना पत्थर है। ये कायांतरित नहीं है क्योंकि चूना पत्थर का अगर कायांतरित कर दिया जाता है तो संगमरमर बन जाता है। क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। तो ये क्या है, अवसादी आपकी है। यहाँ पर जो चूना पत्थर है ये अवसादी परतों में पाया जाता है, या अवसादी चट्टान है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर अगले चैप्टर में कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए 62 नंबर दिया है, भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है, वो किस प्रकार से। तो आपके रोसीफेरस स्केल के माध्यम से भी, मार्केली स्केल से भी और रिएक्टर स्केल से, ये तीनों स्केल हैं जो आपकी मापी जाती हैं। हालांकि कुछ ऐसे आपके स्केल है जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं किया रहा है ना। तो लेकिन आपको ये जो तीनों स्केल है इन सभी स्केल से तीव्रता मापी जा सकती है। आप जो मुख्य पूर्ण होता है वो आपका रिएक्टर स्केल जो आपके समय ज्यादा प्रचलन है, और आपका पूर्ण क्या आता है, ये संशोधित है। जो रिएक्टर स्केल है ये संशोधित है और ये मरकली स्केल एक प्रकार से इसको कहते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपको डी यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 63 दिया गया है, और 63 में से पहला दिया गया है ज्वालामुखी और स्थान पूछा गया है। इनमें से देखा जाए तो भैया जैसे आपका फ्यूजियामा है, आपने पढ़ा होगा फ्यूजियामा आपकी जापान में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कटमई जो आपका ज्वालामुखी है
वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका हो जाएगा, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विसुइयस जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, इटली में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माउंट एरेबस जो आपका है वो आपके अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो भैया देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। याद रखिए ये गैस आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है ना तो उसके आने से पहले ही वायुमंडल में ये गैस क्या हो जाती है, फैल जाती है। इससे पता चल जाता है कि इस एरिया में यहाँ पर क्या है, भूकंप आने वाला है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, रेडान गैस ये आपको मिलेगी नहीं, ये तभी प्राप्त होती है जब मिलती है जब आपकी वायुमंडल में, मतलब जहां पर भूकंप आना होता है तो ऑटोमेटिक रेडान गैस यहाँ पर ऑटोमेटिक गैस वायुमंडल में हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडान गैस जो आपकी भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में यहाँ पर इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 65 और 65 की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह में सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उस बिंदु को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए जैसे आपका भूकंप है, तो यहाँ पर भूकंप की अगर बात करते हैं तो मान लीजिएगा सबसे पहले कह रहा है कि भूकंप जो आपकी तरंगे आपकी आएंगी जिस जगह अनुभव किया जाएगा, क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति मान लो यहाँ से हो रही है ना, तो एक तो आपकी सीधी रेखा अधिकेंद्र कहेंगे, है ना, इसको अधिकेंद्र कहेंगे। यहाँ से उद्भव हुआ है तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहले आपका प्राप्त हुआ है, अनुभव हुआ है, तो भैया इसको उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहां से निकला था उद्गम, तो ये हो जाएगा उद्गम केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 66 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे पृथ्वी धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो देखिए 66 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी पी तरंगे हैं, याद रखिए भूकंप में 3 प्रकार की PLS तरंगे होती हैं, तो ये जो आपकी आंसर आपका भी हो जाएगा पी तरंगे, ये तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, याद रखिएगा कौन सी पी तरंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 67 नंबर में कि इस तरंगों से संबंधित कथन आपको बताना है। यहाँ पर जो पूछा है वो असत्य कथन पूछा गया है 67 नंबर में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इन तरंगों को द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं, पी तरंगों की भांति इनकी गति 40% कम होती है, एस तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं, तो भैया ये आपकी ध्वनि तरंगों जैसी नहीं चलती हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंपन करती हुई वस्तु में आती है तो ये आपका ध्वनि तरंगे नहीं कहलाएंगे। तो ऑप्शन डी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो आपका है ओजस डेल सलाडो जो आपका है ये आपके कहां पर स्थित है, बताइएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहां पर स्थित है। तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके अर्जेंटीना में है, कहां पर है, चिली अर्जेंटीना सीमा पर आपके स्थित है, एंडीज श्रृंखला में आपका आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी है और ये आपका स्थित है आपकी सिसिली द्वीप में है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, इटली के सिसिली द्वीप पर आपका स्थित है और यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपका ये है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 70 नंबर में कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा है जो सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं आपका किलामू भी है, बैरन भी है और आपका माउंट ताल भी है, लेकिन चिम्बे राजू जो आपका है ये सक्रिय ज्वालामुखी आपका नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपका किलिमंजारो है तंजानिया में, है ना, वो सक्रिय नहीं है, वो आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी आपका है जो बहुत समय पहले अब फटा था, अब भी फटा नहीं है। तो ऐसे जो आपके होते हैं जो बहुत पहले फटे हैं अब नहीं आपके उनमें सक्रिय होता है, उनको निष्क्रिय कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 71 नंबर और आपसे कह रहा है 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। 10,000 धुआरों की घाटी जो आपकी है कहां पर है, तो आपकी अलास्का में है, कहां पर है, अलास्का के एक जगह पड़ता है कटमाई राष्ट्रीय उद्यान, है ना, और संरक्षित क्षेत्र है, वहां पर आपकी 10,000 धुएं की घाटी स्थित है, मतलब यह एक ज्वालामुखी क्षेत्र है ना, ये जो 10,000 धुआरों की है एक ज्वालामुखी है,
यहाँ पर धुआं हर जगह से लगभग निकलता रहता है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपकी घाटी है वो उसे 10,000 घाटों की द्वारों की घाटी के नाम से जानते, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी बनेगा, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा जो आपका भूमध्य सागर है ना उसके कह सकते काफी लंबाई में आपका ये बसा हुआ है, काफी लंबाई तक ये है और कहीं ना कहीं हर जगह से क्या हुआ धुआं और प्रकाश देता ही रहता है, इसलिए उस एरिया में प्रकाश वगैरह बना रहता है, इसलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए सक्रिय ज्वालामुखी आपका आता है, याद रखिएगा। इसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, दूर से रात में दौरान देखा जाता है इसको, है ना, और ये प्रकाश देता रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 73 में और आपसे कह रहा है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत वर्ष 1962 में किसने दिया था। 73 की बात करते हैं तो ये आपके हैरी हेन्स हैं। हैरी हेन्स हैं जिन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत 1962 में प्रस्तुत किया था, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 74 में कह रहा है कि अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में कौन सी प्लेट स्थित है। चलिए 74 का ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर है। ये जो अलास्का के दक्षिणी और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में जो प्लेट आपकी है वो प्लेट आपकी है जुआन डी फूका प्लेट। कौन सी है, तो याद रखिए जुआन डी फूका प्लेट है, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 75 में और कह रहा है कि कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास ब्रंस किस प्रकार के प्लेट किनारों पर आपका निर्मित है। यहाँ पर देखिए 75 नंबर है, वो 75 का जो ऑप्शन है वो राइट डी हो जाएगा, संरक्षी किनारा। क्या बोलेंगे कि भैया कैलिफोर्निया के निकट जो सान एंड्रियास ब्रंस है वो किस प्रकार के प्लेट किनारों पर निर्मित है, तो आपके संरक्षी किनारों पर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित कथन आपका है उसे चिन्हित करना है। कौन सा असुमेलित है यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो आपसे दिया गया है 76 नंबर में, कह रहा है कि फ्यूजी प्लेट आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। फिर दिया है फिलीपीन प्लेट, ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। फिर आपसे कह रहा है अरेबियन प्लेट कहाँ है, तो ये दिया है उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। तो उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कैसे हो सकता है, इतनी दूर आपसे नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन सी नंबर जो आपका है ये आपका गलत हो जाएगा। ये एक प्रकार से अफ्रीकी और भारतीय प्लेट के साथ है। ये जो अरेबियन प्लेट है ये अफ्रीका और भारतीय प्लेट के साथ आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो अफ्रीकी प्लेट है ये संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, याद रखिए ये आपका वेगनर ने दिया था। किसने, वेगनर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए जुकाम हो गई है। अगला क्वेश्चन बताना है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट है जो 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए 78 है। 78 की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा इन 7 में से अरेबियन प्लेट इसमें आपकी नहीं आती है। 7 प्लेटों में से यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जैसे प्रशांत है, अफ्रीकी है, यूरेशियन है, अंटार्कटिक है ना, टेक्टोनिक प्लेटें आपकी हैं, लेकिन अरेबियन प्लेट इसमें आपके शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपका 79 दिया गया है और 79 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि सत्य कथन आपको चुनना है कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पैंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। देखिए आपको मालूम है कि पहले पृथ्वी में जो समतल स्थल है वो एक जगह था, पानी आपका एक तरफ था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, प्लेटें टकराई और टकराने के बाद जो आपका स्थल भाग है वो स्थल भाग क्या हुआ, ये स्थल भाग क्या हुआ, यहाँ पर 2 भागों से क्या हुआ, टूट गया।
जब दो भागों से टूट गया तो ये वाला भाग जो आपका आया अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग जो भाग बचा वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये पहला पॉइंट तो सही है। अगला है कि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही दिया है। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच से के सागर को आर्कटिक सागर कहते हैं। तो भैया ये आपका बात गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपकी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो भूमध्य सागर भी पड़ता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड ही इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका जो आपका है कौन है, तो एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपको बताना है कि जो पठार है वो पठार किस देश में स्थित है। याद रखिए सान का पठार ये पड़ता है म्यांमार में। तकला मकान का पठार जो आपके चीन में है। यहाँ पर है अनातोलिया का जो पठार है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके तुर्की में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पोटवार का जो पठार है वो आपके कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वान झील किस देश में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे यहाँ पर 82 नंबर में और आपसे कह रहा है वान झील किस देश में स्थित है, ये बताना है 82 नंबर में। तो आप कहेंगे सर वान झील आपकी कहाँ है, तुर्की में है, तो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है और आपसे कह रहा है कि असत्य कथन आपको चुनना है, असत्य कथन आपको चुनना है। तो आपसे कह रहा है कि सर गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपके मंगोलिया में है। अन नफूद मरुस्थल आपके सऊदी अरब में है। दस्त ए कबीर मरुस्थल आपके ईरान में है, तो ये भी सही है। अब आपसे पूछा गया है कि रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है। यहाँ पर बताना है कि रूब अल खाली मरुस्थल मतलब होता है, इसका मतलब होता है खाली क्षेत्र। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान आपका है, याद रखिएगा। रेगिस्तानों में जैसे रेत, पत्थर, पहाड़ों का ये मिश्रण आपका है। अरबी प्रायद्वीप कह सकते हैं आता है, ये सऊदी अरब के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं आपका क्षेत्र मिल जाता है। तो ये इराक नहीं है, ये सऊदी अरबिया के क्षेत्र में ही ये आपका आ जाता है। ओमान, सऊदी अरब, अमीरात, यमन के भागों में ये आपका शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मलेशिया की मुद्रा का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 84 और कह रहा है मलेशिया की मुद्रा का नाम बताना है। और इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग देखा जाए तो कितने क्वेश्चन है, 171 क्वेश्चन आपके हैं, जिसमें से एक ही वीडियो में हमने आपको यहाँ पर 84 क्वेश्चन आपको करा दिया है। बचे हुए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है इतने ही आपके होंगे, वो एक पार्ट में हम आपको और करा देंगे ना, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा है ना, आपको भी दिक्कतें होंगे क्योंकि ज्योग्राफी है वर्ल्ड की, तो थोड़ा समझते समझते यहाँ पर चलना भी है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है एक बार तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ से जुड़े हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।